डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम आहरण पर ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आहरण पर दो प्रकार के कंडीशन होते हैं। पहला जो कंडीशन होता है, आहरण की तिथि तथा राशि असमान हो, और दूसरा जो कंडीशन होता है, आहरण की तिथि और राशि समान हो। दो प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, डेट फिक्स नहीं होता और अमाउंट भी फिक्स नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम दो प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, एक तो साधारण विधि से और दूसरा गुणनफल विधि से। आज अभी तक जितने भी हमने वीडियो में पढ़ा कि जो क्या बोलते हैं, आहरण पर जो भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है, उसके आधार पर हम देखेंगे तो वो सामान्य विधि है। सामान्य विधि से हमने अभी तक जो है आहरण पर ब्याज की गणना की है। जैसे हम पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं, ठीक उसी प्रकार आहरण पर भी ब्याज की गणना करते हैं। और दूसरा होता है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि में हम क्या करते हैं, एक टेबल बना करके जो है आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। यह जो है पूंजी पर ब्याज की गणना के समय भी यह साधारण विधि और गुणनफल विधि हम उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार आहरण पर भी हम जब ब्याज की गणना करते हैं तो भी इसमें साधारण विधि और गुणनफल विधि का उपयोग करते हैं। तो साधारण विधि और गुणनफल विधि में अंतर क्या है? तो साधारण और गुणनफल विधि में अंतर इतना है कि अगर अलग अलग, जब यहाँ पर देखिए गुणनफल विधि में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अलग अलग राशि व्यापार के अंदर लगाई या निकाली जाती है। आहरण पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और इसी से हम क्या बोलते हैं, आहरण पर भी ब्याज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। साधारण विधि कैसे होता है? तो साधारण विधि से आप यहाँ पर उदाहरण से समझ लीजिए, ए और बी है, 50,000 और 1 लाख रुपए लगाए हैं। 1 अप्रैल 2018 को व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं और पूंजी पर ब्याज कितना, 12%। तो एक का अगर पूंजी पर ब्याज निकालेंगे तो 1 लाख गुणित 12/100 गुणित 12/12 होगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 12,000। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 गुणित 1 लाख गुणित 12/100 डायरेक्ट है, क्योंकि ये 12 और 12 तो कट जाएंगे, तो इसलिए इसको नहीं लिखते हैं तो भी हमारा आंसर जो है सही आता है। ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम 50,000 का भी निकालेंगे तो 50,000 गुणित 12/100 गुणित 12/12, क्योंकि 12 मंथ का है इसलिए 12/12 करती है। यहाँ पर कितना आ गया, 6,000 आ गया। यही अगर 5 माह का रहता या 6 माह का रहता तो यहाँ पर 6/12 करके लिखते। अगर 5 माह का तो 5/12 करके लिखते। मतलब 12 से अगर कम है तो भी हम यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, और 12/12 है तो हमको नहीं लिखेंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन जब 12 से कम है, मतलब माह में है, कम है, 12 माह से कम है, तब इसको लिखना पड़ेगा, तब जा कर के आपका जो साधारण विधि है उससे आप ब्याज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ये साधारण विधि हो गया। उसके बाद हम जो है गुणनफल विधि से समझेंगे कि गुणनफल विधि से कैसे इसकी गणना करते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने साधारण विधि समझ गया। अब हमको समझना है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि में क्या होता है, तो हम इसका एक टेबल बनाते हैं। टेबल के माध्यम से हम समझते हैं कि इसमें कैसे निकालते हैं। तो इसमें होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट, और 100 गुणित कितना होता है, 12। टोटल प्रोडक्ट गुणित रेट बटे 100 गुणित 12। ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला। इस फार्मूले के आधार पर निकालेंगे, लेकिन इसको कैसे निकालते हैं इसको भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन भी जैसे करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हम इसका भी कैलकुलेशन उसी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है फार्मूला में टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12, है ना। टोटल प्रोडक्ट गुणित रेट 100 गुणित 12। तो इस विधि का प्रयोग जो है तब किया जाता है जब अलग अलग राशि व्यापार के अंदर लगाई जाती है, ठीक है, या निकाली जाती है। तो दोनों स्थिति में क्या होता है, लगाई एवं निकाली दोनों। ठीक है। या तो आप पूंजी लगा रहे हैं तब उस स्थिति में, और दूसरा होता है आप आहरण कर रहे हैं उस स्थिति में। दोनों कंडीशन में ये विधि जो है काम आएगा। गुणनफल विधि बोलते हैं पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे तो भी इस प्रकार से होगा, और क्या बोलते हैं, आहरण पर भी अगर इस प्रकार से करते हैं तो भी होगा। देखिए, यहाँ पर हम पूंजी पर ब्याज गुणनफल विधि में इसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में यहाँ पर हमने बताया हुआ है। तो आप पहले पूंजी पर ब्याज का गुणनफल विधि के आधार पर समझ जाइए। ठीक उसी प्रकार से ये जो है नियम
आहरण पर ब्याज के संबंध में लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल 2018 को पूंजी ए का पूंजी है 1 लाख रुपये, बी का पूंजी 50,000 रुपये और ए जो है 1 जुलाई को और पूंजी लगाता है कितना 50,000 रुपये। देखिए पहले जो है 1 अप्रैल 2018 को उनकी पूंजी क्या है, ए का पूंजी है 1 लाख और बी का पूंजी है 50,000। 1 जुलाई 2018 को ए जो है 50,000 अतिरिक्त राशि लगाता है। ठीक उसी प्रकार 31 दिसंबर को जो है 2018 को बी 20,000 रुपये अतिरिक्त राशि लगाता है। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब ब्याज की जो दर है वो कितना है 12% है। और अकाउंट क्लोज मतलब जो अकाउंट क्लोज होने की जो तिथि है वो क्या है 31 मार्च है। ठीक है, 31 मार्च मतलब वित्तीय वर्ष चल रहा है। ठीक, तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर इसकी गणना होगी। पहले डेट डाल देंगे, फिर अमाउंट ए और बी का। तो 1/4/2018 को यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2018 तो 1 अप्रैल 2018 को 1 लाख रुपये ए का और बी का 50,000। यहाँ पे हमने लिख दिया 1 लाख रुपये ए का और बी का 50,000। फिर यहाँ पर 1 जुलाई को है ए का 50,000, तो ये 1/7/18 50,000 ए का हमारा बी के में खाली रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर को बी लगाया है कितना 20,000। तो 31 दिसंबर 2018 को बी लगाया 20,000, ए नहीं लगाया इसलिए नहीं लिखे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे इस टाइप से बना लेंगे। उसके बाद पीरियड मतलब अवधि में क्या क्या होगा तो अवधि में देखिए यहाँ पर 1/4/18 से 31 मार्च यहाँ पर है ना। अकाउंट क्लोज की तिथि कब है 31 मार्च है। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक अगर काउंट करेंगे तो 12 महीना होता है। तो दोनों का जो है 12 मंथ का हो गया ये। और ये जो लगाया है पूंजी जुलाई में लगाया है वो कितने महीने के लिए होगा ए का तो 9 माह का। फिर जुलाई है तो जुलाई से अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, 9 माह हो रहा है। फिर उसके बाद एक इसका देख लीजिए दिसंबर में लगाया, दिसंबर 31 को लगाया है मतलब दिसंबर तो चला गया। दिसंबर के बाद क्या आ गया जनवरी फरवरी और मार्च, इसलिए 3 माह का यहाँ पर डाल दिए। अब इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे। 1 लाख का 12 से गुणा किया तो कितना हो गया 12 लाख हो गया। उसी प्रकार 50,000 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 लाख हो गया। क्लियर हो गया, गुणा करना है ना गुणनफल विधि, इसलिए गुणा कर दिए। एक ए का अवधि से गुणा किए, ए की राशि का अवधि से गुणा किए तो कितना हो गया 12 लाख। 50,000 का 12 से गुणा किए तो 6 लाख हो गया। फिर 50,000 का 9 माह से गुणा किए तो कितना हो गया 9 × 6 = 45, 4,50,000 रुपये। और 20,000 का 3 से गुणा किए तो 20 × 3 = 60 मतलब कितना हो गया 60,000 रुपये। इस प्रकार से आपको गुणा कर लेना है। उसके बाद ए की राशि को पूरा जोड़ दीजिए 12 लाख है और यहाँ पर 4,50,000 है। 12 × 4 = 16,50,000 हो गया। यहाँ पर 6 लाख रुपये बी का है और नीचे है 60,000 तो 6,60,000। अब क्या करना है यही चीज़ हमको निकालना रहता है, ये चीज़ जो है निकालना रहता है। ठीक है, इस मेथड के थ्रू। फिर उसके बाद यही क्या कहलाता है टोटल प्रोडक्ट। ये क्या कहलाता है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, ये टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ए का टोटल प्रोडक्ट, ए का आप राशि ब्याज निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 × 12। ठीक है, तो 16,50,000 यहाँ पे लिख दिए और गुणित 12 कर दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है तो 12 कर दिए। ब्याज की दर 12/100 × 12। ठीक है, ब्याज की दर 12 हो गया गुणित 100/12। अब ये 12 कहाँ से आया बोलेंगे तो ये जो है इस फार्मूला में पहले से रहता है। ठीक है, तो आपको अलग से और लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 × 12। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा फार्मूला में आपको फिट करना है। तो 16,50,000 गुणित 12/100 गुणित 12 कर दिए, इतना आ गया 16,500 आ गया। फिर उसके बाद बी का भी उसी प्रकार से तो 6,60,000 गुणित 12/100 गुणित 12 कर दिए तो कितना आ गया 6,600 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ये ब्याज की भी गणना कर सकते हैं और आहरण की गणना। मान लो ये आहरण रहता कि 1/4/18 को अगर 1 लाख और मान लो ऐसे ही रहता तो उस स्थिति में भी इसी प्रकार से कैलकुलेशन होता और इसी प्रकार से हम क्या निकालते आहरण पर ब्याज को गणना करते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया गुणनफल विधि।
दूसरा विधि आप समझ गए, गुणनफल विधि। अब हम चलते हैं तीसरी विधि की ओर। तो आहरण की तिथि तथा राशि समान हो, दूसरा जो कंडीशन होता है आहरण की तिथि और राशि समान हो। तो उस स्थिति में कैसे होता है, तो आहरण की तिथि और राशि समान होने पर पहला तो होता है मासिक आहरण और दूसरा होता है त्रैमासिक आहरण और तीसरा जो होता है जब तिथि नहीं दे रखी हो। देख लीजिए पहला क्या होता है, या तो कोई साझेदार अगर मासिक आहरण कर रहा है, मतलब आहरण की तिथि और राशि समान हो, मतलब आहरण भी फिक्स्ड हो, मतलब निश्चित राशि का हो और वो एक निश्चित तिथि को वो निकाल रहा हो। मान लिया जाए वो कोई साझेदार 1 तारीख को ही आहरण कर रहा है, हर महीने की 1 तारीख को, तो हर महीने और अगर 1000 ही निकाल रहे हर माह, तो आहरण भी तिथि फिक्स हो गई और राशि भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसमें भी 3 कंडीशन है, एक तो मासिक आहरण, दूसरा त्रैमासिक आहरण और जब तिथि नहीं दे रखी हो। तो या तो साझेदार मासिक आहरण भी कर सकता है या तो त्रैमासिक आहरण, मतलब 3 महीने में एक बार निकाल सकता है, प्रथम 3 महीने बाद, फिर 3 महीने में, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, ऐसे करके साल में 4 बार निकाल सकता है। तो इस प्रकार से निकाल सकता है। तो यहाँ इसका फार्मूला देख लीजिए आप, सूत्र है इसका कुल आहरण गुणित दर गुणित औसत माह, कुल आहरण गुणित दर गुणित औसत माह बटे 100 गुणित 12। ठीक है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है, कुल आहरण गुणित दर गुणित औसत माह बटे 100 गुणित 12। क्लियर हो गया। यहाँ पे इंग्लिश में इसको देख लीजिए, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज मंथ अपॉन 100 इंटू 12। क्लियर है। अब हम इसको कैसे गणना करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके संबंध में समझ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट मैं बनाया हुआ हूँ, आप लोगों को और अलग से इसको बना करके बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए औसत माह की गणना कैसे करनी है। तो मासिक आधार पर पहला जो कंडीशन है हमने यहाँ पर पढ़ा, मासिक आधार पर, ये पहला कंडीशन हो गया, समझिए। ठीक है, तो मासिक आधार पर देख लीजिए, मासिक आधार पर आहरण तो पहला तो मासिक आधार पर 3 प्रकार से हो सकता है आहरण। पहला प्रथम तिथि, मतलब जो माह है उसके प्रथम तिथि को, दूसरा माह के मध्य तिथि को और माह के अंतिम तिथि को। प्रश्न में इसी प्रकार से आता है, तो आपको बस इतना ही समझना है कि माह के प्रथम तिथि, माह का मध्य तिथि और अंतिम तिथि, इस प्रकार से आएगा, प्रश्न रहेगा। तो उस स्थिति में आपको कैसे बनाना है, ये सूत्र को कैसे याद करना है, तो देखिए यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, प्रथम तिथि को है और मध्य तिथि और अंतिम तिथि। तो देखिए कोई भी चीज़ का बीच का जो भाग होता है, मध्यम भाग होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो 3 स्तंभ होते हैं, 3 स्तंभ मतलब 3 स्तंभ होते हैं, उसमें से अगर बल्लेबाज बोलता हूँ, अगर बॉलर जो है बीच स्तंभ को उड़ा देता है बॉलिंग करके, तो समझ जाइए क्या है, बोल्ड हो गया बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार आप इसको समझिए कि मध्य तिथि जो होती है, मध्य तिथि सबसे महत्वपूर्ण है, इसी तिथि को आपको याद रखना है। बाकी जो तिथि है, प्रथम तिथि और जो अंतिम तिथि है, वो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रथम तिथि में देखिए, प्रथम तिथि, मध्यम तिथि और अंतिम तिथि। तो इसमें आपको मध्यम तिथि को याद रखना है। यहाँ पर देखिए n/2, n/2 मतलब n/2 लिखे हैं। तो n का मतलब होता है माह, n का मतलब क्या होता है, माह, n मतलब मंथ, ठीक है, और /2। तो इसमें हमको कैलकुलेशन कैसे निकालना है, मान लिया जाए आप गणना कर रहे हैं 12 मंथ के लिए, कितना गणना जो कर रहे हैं वो 12 मंथ के लिए है, तो आप क्या करेंगे, 12/2 कर देंगे, 12/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कटा देंगे तो 2 एकम 2 छक्के 12, तो ये कितना हो गया, 6 आ गया। क्लियर हो गया। आप ध्यान से समझते रहिए, पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे आप, n/2 है, ठीक है। अगर आप 12 मंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 12 क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 एकम 2 छक्के, मतलब कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझना है, देखिए प्रथम तिथि, प्रथम, मध्यम और अंतिम, ये 3 कंडीशन होता है, प्रथम, मध्यम और अंतिम तिथि। ठीक है, तिथि समझ जाइएगा इसको, तिथि। क्लियर हो गया, प्रथम, मध्यम और अंतिम तिथि। अब हमको क्वेश्चन में फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला यह होता है n/2 और यहाँ पर क्या करेंगे, n+1/2 और यहाँ पर n-1/2, ये फार्मूला है।
तो आपको अगर ये कंडीशन कब दिया है, मासिक आधार पर दिया है। कैसे दिया है, मासिक आधार पर। मासिक आधार पर बोल रहा है तो हमको क्या निकालना है, n+1/2, n+2। देखिए मध्यम को आप याद रखिएगा, n/2 होता है, तो ऊपर में +1 कर देंगे, n+1 मतलब n-1/2, और नीचे में n-1/2 कर देंगे। क्लियर हो गया, इतना को याद रखिएगा। इसी के आधार पर आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये देखिए, मान लीजिए आपको 12 महीना वाला अगर क्वेश्चन में है कि 12 मंथ के लिए है, आहरण पर जो आहरण की गणना करना है वो पूरा 12 साल भर के लिए है, तो उसमें कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप 12/2 कर दिए, n मतलब 12 मंथ को बताता है, n किसको बताता है, n मंथ को बताता है, तो 12/2 कर दे, 2 छक्के 12, ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 12 + 1/2 करेंगे तो कितना हो गया, 13/2, मतलब क्या हो जाएगा, 13/2 को अगर हम भाग देंगे तो कितना हो गया, 0.5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और यहाँ पर 12 - 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 कम हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपको समझिए कि ये जो फार्मूला है ये 6 आ रहा है, 6। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो हम क्या कर दिए, 0.5 को प्लस कर दिए, और नीचे आए तो 0.5 को क्या कर दिए, 0.5 को माइनस कर दिए। क्लियर हो गया। मतलब आप इसको याद रखिए कि n/2 मतलब क्या हो गया, अगर 12 महीना कर रहे हैं तो 12/2 करें तो 6 आया, तो 6 है तो ऊपर में प्लस 0.5 करके जोड़ दिए तो कितना आ गया, 6.5, और 0.5 को माइनस कर दिए, इसमें से 6 में से तो कितना आ गया, 5.5। ठीक है, इसको याद रखिए। अगर आप 9 माह का कर रहे हैं, कितने माह का कर रहे हैं, 9 माह का, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये तो आपको फार्मूला याद है। ठीक है, तो n/2 में क्या करेंगे, 9/2 बराबर क्या हो जाएगा, 4.5 आ गया। ठीक, इसमें क्या करेंगे, 0.5 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5 घटा दिए तो 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया। मतलब 9 है तो इसमें अगर 9 धन 1 करके यहाँ पर 2 करेंगे तो 10 धन 2 तो 5 आ गया। उसी प्रकार 9 - 1 करके यहाँ पे 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार आप 6 महीना का निकालेंगे तो 6 महीना का भी वैसे होगा, 6/2 कर दीजिए तो 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ऊपर में अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 1/2 मतलब 3.5, मतलब यहाँ से क्या है +0.5 और यहाँ पे -0.5 हो रहा है, तो यहाँ पर -0.5 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है 12 महीने का, 9 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जितने भी माह का ब्याज का कैलकुलेशन करने को बोला है उसको आप निकाल सकते हैं। ये मासिक आधार पर हो गया। अब हम चलते हैं मासिक आधार पर क्या करना है आपको, n/2 में प्लस करना है। ऊपर जाने पर प्रथम तिथि आएगी तो +1, और नीचे अगर नीचे की तिथि आ रही है तो माइनस, अंतिम तिथि आ रहा है तो n-1/2 करना है। क्लियर हो गया। ठीक, या फिर आप ऐसा भी नहीं समझना चाहते हैं तो जो मेन है n/2, इसको बस याद रखिए। n/2 जो भी आएगा, तो जैसे 12 मंथ का हाल निकाल रहे हैं तो आप 6 आ रहा है तो 6 में आप 0.5 जोड़ दीजिए। ऊपर अगर प्रथम तिथि बोल रहे तो और अंतिम तिथि बोल रहे तो 0.5 को माइनस कर दीजिए। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको निकालने देना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया आपका एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल से बता देते हैं। यदि ए साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को 1000 रुपये आहरण करता है, यदि ए साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को 1000 रुपये आहरण करता है, 1 अप्रैल 31 मार्च मतलब 12 मंथ को क्या होता है, खाता क्लोज करते हैं। ठीक है, ये सॉरी हाँ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मतलब 12 मंथ का है उसका। ठीक, आहरण किया 1 अप्रैल को और हर महीने आहरण करता है, समझिए। ठीक है, और 31 मार्च तक 12 मंथ तक को क्या करता है, आहरण करता है। तो ब्याज की दर क्या है बोल रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष चलता है। इसी के दौरान वो हर महीने कितना आहरण करता है, 1000 रुपये। कौन सी तिथि को, प्रथम तिथि को, प्रथम तिथि को याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर ब्याज की दर कितना, 12%। तो यहाँ पर ए का टोटल आहरण कितना हो गया, 1000 × 12 कर दिए, क्योंकि साल भर है तो 1000 × 12 किए तो कितना हो गया, 12000।
अब हमको निकालना है इसका, तो उसी फार्मूला में रखेंगे क्या, कुल आहरण गुणित दर गुणित औसत माह बटे 100 गुणित 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिए ए, तो 12,000 गुणित 12% है तो 12 गुणित एवरेज पीरियड, ये कहाँ से निकला, तो देखिए ये प्रथम तिथि बोला है, तो यहाँ पर देखिए प्रथम तिथि यहाँ पर है ना, तो प्रथम तिथि n+1/2 है, तो n+1 मतलब क्या करना है हमको, कितने महीने का है, 12 माह का है, इसलिए हम क्या कर दिए n+1/2 है, मतलब 12 + 1/2, मतलब कितना हो गया, ये 13 मतलब 6.5 आ गया, एवरेज मंथ कितना आ गया 6.5। कैसे निकाले, तो ये 12 मंथ का है इसलिए हम, और ये प्रथम तिथि है, तो प्रथम तिथि है मतलब हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, n+1/2 मतलब 12-1/2 बराबर 6.5। ये हो गया, क्लियर आ गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, और इसके बाद इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, और उसके बाद ये आपका क्या आ गया, आहरण की पर ब्याज की राशि आ गई। इसको अगर 6.5 है, इसको आप क्या करेंगे, दशमलव हटा करके 1 0 यहाँ लगा दीजिए और इसको 65 कर दीजिए, तो भी आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं किसमें, त्रैमासिक आधार पर आहरण। त्रैमासिक आधार पर जो आहरण होता है उसको आप समझ लीजिए, तो त्रैमासिक मतलब 3 महीने में एक बार आहरण होगा। ठीक है, वो भी इसी प्रकार से हो सकता है, माह के प्रथम तिथि को, माह के मध्य तिथि को और माह के अंतिम तिथि को। त्रैमासिक आधार पर, ठीक है, त्रैमासिक आधार पर होगा, मतलब आपको क्या करना है, n+3 कर देना है, समझ में आ जाना चाहिए, है ना। n+3 करेंगे, प्रथम तिथि को होगा तो, और अंतिम तिथि को तो n-3 करेंगे। ठीक है, बीच में n/2 ही रहता है। क्लियर हो गया। पहला तिथि और अंतिम तिथि में ही अंतर आता है आपको फार्मूला में। क्लियर है। तो त्रैमासिक आधार पर अगर आहरण करेंगे, तो अगर प्रथम तिथि दिया है, प्रथम तिथि पर आहरण कर रहे हैं, तो प्रथम तिथि पर आहरण, ठीक है, और ये हो गया मध्यम तिथि पर आहरण, और ये हो गया अंतिम तिथि पर अगर आहरण कर रहे हैं। ये 3 कंडीशन आपको प्रश्न में मिलेगा। इसको आप एक बार समझ लीजिए, हमेशा के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला है, यहाँ पर क्या करेंगे, n+3 कर देंगे। प्रथम तिथि को बोलेगा तो n+3/2, और बीच में है तो n/2, और नीचे है अगर अंतिम तिथि तो n-3/2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से आप चार्ट बना सकते हैं, चार्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर 12 माह को बोले तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, 12 + 3/2 कर देंगे। प्रथम तिथि को बोले तो 12×3 15/2, तो कितना हो गया, 15/2 करेंगे तो बराबर 7.5 हो गया। ठीक, वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 12/2 मतलब क्या हो गया, ये 6। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 12 - 3/2 मतलब क्या हो गया, 9/2 मतलब क्या, 4.5। ठीक है, यहाँ पर अंतर की राशि को देखिए, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, एवरेज मंथ के बीच में यहाँ पे 6 है और यहाँ पे +1.5 है, मतलब 7.5 हो गया। तो +1.5 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1.5। ठीक है, मतलब 6 में 1.5 घटाएंगे तो कितना आ गया, 4.5 आ गया, और इसमें 6 में 1.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 जोड़ेंगे तो 7.5 आ गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, केवल इस फार्मूला को याद रखिए, जितने माह का बोल रहा है उतने माह का आप निकाल सकते हैं। फिर 9 माह का बोल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 3/2, 9 10 11 12, तो 12 क्या हो जाएगा 2, मतलब 6 आ गया। यहाँ पर क्या होगा, 9/2 कर देंगे, क्योंकि n/2 है तो 9/2 बराबर कितना हो गया, 4.5। ठीक, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1.5 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, 4.5 में 5 जुड़ गया, 5 और 6 हो गया। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसमें -1.5 कर सकते हैं, तो कितना आ गया, ये आपका यहाँ पर देखिए, ये 9 - 3 क्या कर देंगे, 2, मतलब ये गया 6/2, 2 तिया 6। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ये क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4.5 और 6 कितना, ये
1.5 माइनस 1.5। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस 1.5। ठीक है, तो आप अगर बीच के त्रैमासिक बोल रहे हैं तो आप त्रैमासिक में आप देख लीजिए, मान लिया जाए 12 माह का कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, कितना माह को कैलकुलेशन करना है? 12 माह का। और 12 माह का कैलकुलेशन करना मतलब साल भर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें अगर प्रश्न पूछा है कि प्रथम तिथि बोल रहा है तो आप समझ जाइए कि 12/2 कर दीजिए, 12/2 और तो कितना हो गया? ये 6 हो गया। और प्रथम तिथि बोल रहा है मतलब इसमें पॉइंट 1.5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5। ठीक, और अंतिम तिथि बोल रहा है तो 6 माइनस क्या 1.5 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4.5। इस प्रकार से। ठीक है, हो गया। और अगर ये बोल रहा है कि मध्यम क्या बोलते हैं 9 माह का अगर कैलकुलेशन करना है और प्रथम तिथि पर आहरण किया है तो भी हम क्या करेंगे? 9/2 कर देंगे तो आहरण कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। और प्लस और प्रथम तिथि है तो 1.5 करके जोड़ के निकाल लीजिए, कितना हो गया? 4, 5, 6। और उसी प्रकार अंतिम तिथि है तो 4.5 माइनस 1.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप दोनों कैलकुलेशन को दोनों में निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस चार्ट को याद रखिए, आप बार बार इसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा याद हो जाएगा। ठीक है, n+3 त्रैमासिक है तो n+3 हो जाएगा /2 n/2 और यहाँ पे n-3/2। क्लियर हो गया? इस चीज़ को आपको याद रखना है, फिर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा जो कंडीशन है वो प्रथम तिथि नहीं दे रखी हो। प्रथम तिथि नहीं दे रखी मतलब क्वेश्चन में जो है तिथि ही नहीं दिया हो और बोल रहा हो क्या कि आहरण किया गया है ना, प्रति माह जैसे आहरण किया गया लिखा है। मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न में यहाँ पर देखिए, ये देखिए प्रश्न में लिखा है तनिष्क अपने निजी उपयोग के लिए 31 मार्च 2018 को वर्ष की समाप्ति के दौरान प्रति माह 20,000 रुपये का आहरण करता है। इन आहरणों पर 8% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। आप इस कंडीशन को छोड़ दीजिए और इतना ही लिखा है, समझिए प्रश्न में इतना ही लिखा है, मतलब प्रति माह तो कर रहा है लेकिन कब कर रहा है ये नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में? तिथि नहीं दे रखी हो तो उसमें एवरेज पीरियड हमको कितना मानना है? 6 मंथ मानना है। एवरेज पीरियड कितना मानेंगे? 6 मंथ मानेंगे। क्लियर हो गया होगा? तो इस प्रकार से आपको जो है आहरण पर जो ब्याज है उसकी कैलकुलेशन करना है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे प्रश्नों को देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब आहरण प्रथम या जैसे इस प्रश्न में देख लीजिए आप, उदाहरण क्रमांक 18 में तनिष्क अपने निजी उपयोग के लिए 31 मार्च 2008 को वर्ष की समाप्ति के दौरान प्रति माह 20,000 रुपये का आहरण करता है। ठीक है, इन आहरणों पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। तो विभिन्न स्थितियों में ब्याज की गणना कीजिए। जब आहरण माह के पहले दिन किया जाए, जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाए और जब आहरण माह के मध्य में किया जाए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? प्रति माह का शब्द दिया है, मतलब हमारा ये फार्मूला कौन सा फिट होगा? यहाँ पर जैसे मासिक आधार पर आहरण कर रहे हैं तो प्रति माह की कौन सी तिथि पर अगर प्रथम पहले दिन किया जाए मतलब प्रथम तिथि को किया जाए तो ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया? मध्यम तिथि बोला तो n/2 और अंतिम तिथि n-1/2। तो इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रश्नों को हल करना है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार का मैं ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने जितने भी स्टूडेंट कक्षा 12वीं के उन तक शेयर कर दीजिए। हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।